जो भी माँ बाप मुझे देख रहे हैं, जो भी माँ बाप, मैं सारे माँ बापों से निवेदन करता हूं कि आप अपने बच्चे को लेकर कम से एक बार हमसे मिलने आइए, ऐसे ही मिलने आइए। दिल्ली में आईएएस का एडमिशन कराने से पहले, कहीं भी कराइए, दिल्ली में अपने बच्चे का आईएएस में एडमिशन कराने से पहले आप एक बार अवधोजा क्लासेस, पूसा रोड, 3rd फ्लोर, कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर, एक बार हमसे मिलने जरूर आइए और मैं दिखा दूंगा कि 90% लोगों ने जो पढ़ाई की वो बेकार। जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद। स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, पहली हेडिंग है सरकार की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। (1764) बैटल ऑफ बक्सर। 1764 बैटल ऑफ बक्सर। 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, बहुत इंपॉर्टेंट, हम पढ़ चुके हैं हालांकि। 1764 बैटल ऑफ बक्सर, 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ये डिस्कस कर चुके हैं हम ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हालांकि हुई 3 लोगों से, शाह आलम से, मुगल एम्पर शाह आलम, शाह आलम 1, इनसे हुई। और इससे कंपनी ने क्या लिया? दीवानी। दीवानी मतलब राजस्व एकत्र करने का अधिकार। बंगाल, बिहार और उड़ीसा का राजस्व एकत्र करने का अधिकार 1765 में। फिर कंपनी ने निजामत लिया, किससे? नजमुद्दौला से। यह मीर जाफर का बेटा, इसको बंगाल की गद्दी पर बैठाया और इससे निजामत का अधिकार लिया। निजामत मतलब प्रशासन का अधिकार। अब बंगाल की गद्दी पर, थ्रोन ऑफ बंगाल, बंगाल की जो गद्दी है उस पर कौन बैठा हुआ है? बंगाल का नवाब नजमुद्दौला। यह बंगाल की गद्दी पर बैठा हुआ है, लेकिन सारी पावर किसके पास है? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और इस व्यवस्था को कहा गया डुअल गवर्नमेंट, द्वैध शासन। इस व्यवस्था को कहा गया डुअल गवर्नमेंट, द्वैध शासन। क्लाइव का जो मैंने डिस्कस किया। तो 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद शाह आलम से किया और शाह आलम से दीवानी लिया, द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, राजस्व कलेक्ट करने का अधिकार। और नजमुद्दौला से निजामत लिया, प्रशासन का अधिकार। बंगाल की गद्दी पे कौन बैठा हुआ? नजमुद्दौला। बंगाल में सारी शक्ति किसके पास है? कंपनी के पास। और इस व्यवस्था को कहा गया डुअल गवर्नमेंट। सारी जिम्मेदारी किसके पास? नवाब के पास। सारी शक्ति किसके पास? कंपनी के पास। और दोनों कर्मचारी, मतलब भारतीय और कंपनी, दोनों कर्मचारी, एनसीईआरटी ने बड़ा प्यारा वर्ड का इस्तेमाल किया है, वेनल करप्ट। मतलब आप उस लाइन को पढ़िए, आपको लाइन पढ़ के लगेगा कि वेनल एंड करप्ट, बोथ सेट्स ऑफ ऑफिशियल्स वर वेनल एंड करप्ट मेन। ऐसा नहीं सिर्फ एक सेट, मतलब कंपनी के अधिकारी और नवाब के अधिकारी, दोनों अधिकारी जो थे वो वेनल और करप्ट। अब जब आपकी उपलब्धि शुरू होगी जीवन में, तो उपलब्धि के साथ साथ शत्रु भी पैदा होने लगेंगे। इस दुनिया में बहुत जिनकी उपलब्धियां होनी शुरू होती हैं, वो बेचारे बड़े परेशान हो जाते हैं। जैसे ही अचीवमेंट शुरू होगी, वैसे ही एक चीज पैदा होनी शुरू हो जाएगी, एनिमीज।
अभी रिक्शा वाला कुछ आके यहां पढ़ाने लगे, कोई आएगा ही नहीं, कोई देखने ही नहीं आएगा, गाली देने की तो बात ही अलग है। इससे व्यक्ति बहुत घबराता है। जिसके भी जीवन में अचीवमेंट शुरू होती है उसके जीवन में यह स्वतः पैदा होने लगते हैं। तुम्हारा 10th में 99%, 12th में 99%, तुम गौर करना, तुमसे नफरत करने वाले बहुत पैदा हो जाएंगे। और तुम्हारे घर में, सबसे ज्यादा तुम्हारे घर में, और दुआ करना शुरू कर देंगे, भगवान एक बार गिरा दो भगवान। अब जब कंपनी प्रशासनिक पावर बन गई, पॉलिटिकल पावर बन गई, अब ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत बड़ी अचीवमेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बन गई पॉलिटिकल पावर। अब जब कंपनी भारत में पॉलिटिकल पावर बन गई, इसने कई नए प्रश्न खड़े कर दिए, न्यू क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना बहुत जरूरी हो गया। पहला क्वेश्चन क्या हुआ? रिलेशन कंपनीज अचीवमेंट एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट। रिश्ता, यह रिश्ता क्या कहलाता है? तो जैसे ही कंपनी भारत में पॉलिटिकल पावर बनी, वैसे पहला सवाल यह उठा कि कंपनीज अचीवमेंट, ये जो कंपनी की उपलब्धि है, इसका ब्रिटिश सरकार के साथ क्या रिश्ता होगा? दूसरा प्रश्न यह खड़ा हुआ कि कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, प्रबंधक, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, वो लंदन में बैठे हुए हैं, वो इस न्यू सिस्टम को कैसे चलाएंगे? ये जो नई व्यवस्था पैदा हुई है, ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स लंदन में बैठे हैं, ये इस नई व्यवस्था को कैसे चलाएंगे? कई सारे प्रश्न खड़े हुए। पहला प्रश्न कि कंपनी की जो उपलब्धि भारत में है, उसका, कंपनी तो आई थी ट्रेड करने के लिए, वो तो ट्रेडिंग कंपनी थी, और ट्रेडिंग कंपनी के साथ साथ वो बन गई राजनीतिक शक्ति। अब ये जो राजनीतिक शक्ति बन गई, ये जो नई उपलब्धि हुई, इसका और ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या संबंध होगा? ये जो कंपनी का प्रबंधक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये लंदन में बैठकर इस भारत में हुई नई उपलब्धि को संचालित कैसे करेंगे? एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। अब ये जब नई चुनौतियां खड़ी हुई, इन नई चुनौतियों के साथ साथ कंपनी के दुश्मन बहुत खड़े हो गए। मैंने कहा ना कि अचीवमेंट की एक बहुत बड़ा नेगेटिव पहलू है। कभी कभी मैं सोचता हूं, ये जितने भी बड़े बड़े राजनेता हैं, बड़े बड़े कलाकार हैं, हर आदमी को लगता है कि यार मुझे बड़ा बनना चाहिए, लेकिन जब वो बड़ा बनता है और जब पहला हमला झेलता है, ऐसा नहीं कि लोग आपके दुश्मन हैं ना, आपकी उपलब्धि ने इनको दुश्मन बना रखा है। और अब तो खैर पैसा मिलता है, अब तो बहुत सारे आईटी सेल्स हैं, जो लड़के हैं जो हायर करते हैं, भाई 20,000 रुपया तो लिखो इनके बारे में। आज से 20 साल पहले किसी की बुराई होती थी, वो जमीन में गड़ जाता था। अब तो बुराई होना उपलब्धि है। कह रहे भैया ट्रोल हो रहे हैं, बोले अच्छा नाम चल रहा है, हाँ भैया। और हर 24 घंटे में ट्रोलिंग का मुद्दा बदल जाता है। दूध उबलता है ना,
ऐसे ही ट्रोलिंग है, लेकिन उसमें कुछ नए लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, मतलब हिल जाते हैं अंदर से। कई बार तो लोग मर गए, सुसाइड कर लिया, समझ ही नहीं पाए। मुझे लगा कि यार ये क्या हो गया यार, ये मेरे खिलाफ क्या लिखा जा रहा है। तो कंपनी की इस नई उपलब्धियों ने दो चीजें पैदा की, एक तो नए सवाल पैदा किए और कंपनी के ब्रिटेन में बहुत सारे दुश्मन पैदा किए। कितने दुश्मन पैदा हुए? 4 प्रमुख दुश्मन ब्रिटेन के पैदा हुए। पहला, मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स। अब कंपनी को क्या था? मोनोपोली थी पूरब में ट्रेड की। कंपनी के पास मोनोपोली थी पूरब में ट्रेड की। और क्लाइव जब यहां से लौट के गया 34 साल की उम्र में, तो उसकी पर ईयर की इनकम थी, पता कितनी थी? 40,000 पाउंड 1760 में। 1760 में उसकी उम्र थी 34 साल। नहीं, जब वो यहां से लौट के गया क्लाइव, ये एनसीईआरटी का फैक्ट है, उसकी पर ईयर की इनकम थी 40,000 पाउंड। आज जिनको 40,000 सैलरी मिल रही है वो थोड़ा सा संतुष्ट है। आज 18वीं शताब्दी में 40,000 पाउंड। तो कंपनी के अधिकारी मलाई खा रहे थे और इनको मोनोपोली थी। तो दूसरे जो मर्चेंट और ट्रेडर थे वो बड़े नाराज थे। तीसरा कौन नाराज था? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मिनिस्टर्स। ये दुखी थे कि भैया हमको क्या मिलेगा, हमारी भी तो व्यवस्था कराओ यार, ये जो केक कटा है इसमें हमारा हिस्सा कहां है। तो ये हुआ कि साहब आपका भी हिस्सा मिलेगा। तो कंपनी ने 1767 में कहा कि बाबूजी आप चिंता ना करें, हम आपको पाउंड 4 लाख पर ईयर दिया करेंगे। ऐसा नहीं कि हम अकेले लूटेंगे, आपको भी देंगे सरकार। तीसरे जो कंपनी के दुश्मन बने वो थे थिंकर्स और स्टेट्समैन बने। इन्होंने कहा कि कंपनी इतना धन कमा लेगी भारत से और उस धन के बदले ब्रिटेन के पार्लियामेंट पे कब्जा कर लेगी, और जिस तरह से कंपनी का अधिकार भारत पर हुआ है ऐसे ही कंपनी ब्रिटेन पर भी कब्जा कर लेगी। और जो दुर्दशा भारत की हो रही है वही दुर्दशा ब्रिटेन की हो जाएगी। स्वाभाविक सी बात है। ये यहां के थिंकर और स्टेटमैनों ने कहा कि जिस भी देश में ये व्यापारिक कंपनियों का शासन होगा, ट्रेडिंग कंपनियों का, वो देश विनाश के रास्ते पे चला जाएगा, क्योंकि उनका मेन उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट। तो जो थिंकर और स्टेट्समैन थे ब्रिटेन के, इन्होंने कहा कि भारत के पैसे के बल पर ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन के पार्लियामेंट पे कब्जा कर लेगी, और जब यह ब्रिटेन के पार्लियामेंट पे कब्जा कर लेगी तो जो हाल भारत का हो रहा है वही हाल ब्रिटेन का भी होगा। मतलब द डार्क नाइट ऑफ ब्रिटेन विल ऑल्सो स्टार्ट। जैसे डार्क नाइट बंगाल का शुरू हुआ है, ऐसे ब्रिटेन का भी डार्क नाइट शुरू हो जाएगा। यह ब्रिटेन के थिंकरों और स्टेट्समैन का मानना था। चौथा कौन नाराज हुआ? इकोनॉमिस्ट, जो अर्थशास्त्री थे। जैसे वेल्थ ऑफ नेशंस का राइटर एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन का राइटर एडम स्मिथ, उसने कहा फ्री ट्रेड। एक कंपनी को अधिकार दोगे, बाकी क्या देश की कंपनियां झक मारेंगी? फ्री ट्रेड। एडम स्मिथ कहता है फ्री ट्रेड यार, किसी एक कंपनी को अधिकार देने की क्या जरूरत है? एक कंपनी को अधिकार दोगे तो बाकी कंपनियां घाटे में रहेंगी। और इस प्रकार भारत में कंपनी के कई सारे दुश्मन खड़े हो गए।
अब जब दुश्मन पैदा होते हैं तो वो आपकी कुछ बातों को निकालते हैं, जैसे कि अवध ओझा पढ़ाता नहीं है। बिल्कुल ये बात एकदम सही है, इस बात में 4,00,000% सच्चाई है। 5,00,000 क्यों पढ़ाएं? 12 साल स्कूल में पढ़े और 4 साल ग्रेजुएशन, 3 साल, 15-16 साल पढ़ के जब आते हो राजेंद्र नगर तैयारी करने, जो भी मां बाप मुझे देख रहे हैं, जो भी मां बाप, मैं सारे मां बापों से निवेदन करता हूं कि आप अपने बच्चे को लेकर कम से एक बार हमसे मिलने आइए, ऐसे ही मिलने आइए। दिल्ली में आईएएस का एडमिशन कराने से पहले, कहीं भी कराइए, दिल्ली में अपने बच्चे का आईएएस में एडमिशन कराने से पहले आप एक बार अवध ओझा क्लासेस, पूसा रोड, 3rd फ्लोर, कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर, एक बार हमसे मिलने जरूर आइए और मैं दिखा दूंगा कि 90% लोगों ने जो पढ़ाई की वो बेकार। वो 1 साल यहां भी पढ़ लेंगे। जब 16 साल पढ़ के पढ़ाई से कुछ नहीं मिला तो यहां पढ़ के क्या बिगाड़ लेंगे? 4 साल से राजेंद्र नगर में, 5 साल से, 6 साल से, 7 साल से, और भारत के कुछ शहरों में तो स्टोन एज से, पाषाण काल। पूछो कब से पढ़ रहे हो? जी पूरा पाषाण से। कितना पढ़ोगे भैया? मतलब जितने भी पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के, आप कहीं भी एडमिशन कराइए, कहीं भी, लेकिन मैं बता दूंगा, काउंसलिंग कर दूंगा कि देखो आपके बच्चे की किस चीज की आवश्यकता है। अब समय बदल गया। ऐसे ही ये जो कंपनी के दुश्मन थे, इन्होंने क्या किया? कंपनी के ऑफिसर्स जो यहां से पैसा लेके जा रहे थे, उनको टारगेट करना शुरू किया। किसको? क्लाइव को। किसको? वॉरेन हेस्टिंग को। और कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को टारगेट किया। बताओ, इस देश में जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी मां उसे राजा बेटा कहती है। ये इस देश के माओं की खासियत है। मुझे दया आती उन माओं पे जिनके बेटे पूछ रहे हैं कि राजा कैसे बने। कितना धक्का लगेगा उन माओं को अगर पता चले कि हिजड़ा पैदा हो गया। ये घूम घूम के लोगों से पूछ रहा है कि राजा कैसे बने। बताओ कितना धक्का लगेगा उसको। पहला हमको YouTube के कमेंट्स देख के पता है, ऐसा नहीं कि मुझे बुरा लग रहा था, मुझे मजा आ रहा था कि देखो यार, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये तैमूर आए होंगे ना, ऐसे छत से चढ़ के कोई गाली दे दिया होगा। अब ये लोग तो बदमाश, अरे बोले मारो दौड़ा के पूरी दिल्ली काट डालो। अब मुझे ऐसा विजुअलाइज होता है, कोई ऊपर से पत्थर मार दिया होगा, कोई गाली दे दिया होगा, कोई गुटखा खाक थूक दिया होगा। नहीं तो क्यों मारते यार? वो महमूद गजनी लगातार भारत आता था, लूटता था, जाता, आता था, जाता था, आता था, जाता, पता नहीं कहां खो गए ये सब। वही मैं देख रहा था कि बताओ यार, हम तो पढ़ाएंगे, हम तो फ्री ही पढ़ा और पढ़ाना सिखा रहे हैं। अगर तुम्हें पढ़ना है, पूरी एनसीईआरटी अगर पढ़नी है तो भगत सिंह एसोसिएशन ज्वाइन कर लो और पूरी एनसीईआरटी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, पूरी एनसीईआरटी तुमको एक सीमित कीमत पर मिल जाएगी। पढ़ना सीखना है कि पढ़ते कैसे हैं, तो मेरा ये प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम कयामत तक चलेगा। पहले बता दे रहा हूं, यहां ये सब आके रायता मत फैलाना। कोर्स 4 साल चलेगा, 40 साल कोर्स पूरा कराने थोड़ी आए हुए।
आप माँ बापों से मैं कह रहा हूं जो बैठे हुए स्क्रीन पर अगर वो देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं अपने लड़कों को लेकर, इनको कुछ नहीं आता है। ये जो आप इसको कह रहे हैं ना रिजर्वेशन बहुत बढ़ गया है, अब की बार जीएस का पेपर अच्छा नहीं है, आप इनको लेकर आओ, इसमें से 80% को कुछ नहीं आता है। आप ट्राई कर लो एक बार, आप इनको लेकर आओ मेरे पास। कह दो यार जब अवधोजा को कुछ आता ही नहीं, जब वो पढ़ा ही नहीं पाता, तो उसके पास चलने में कौन सी बुराई है। आप इनको लेकर आओ। जितने बच्चे दिल्ली की कोचिंगों में पढ़ चुके हैं और 2-2, 3-3 साल से नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं और आपको कहानियां सुना रहे हैं, उनको आप लेके मेरे पास आइए और देखना ये नहीं आएंगे। इनको लेकर आइए आप, उसकी कोई फीस नहीं, उसकी कोई फीस नहीं, फ्री। बस आप हमारे ऑफिस फोन कर लीजिएगा कि साहब हम फला फला दिन आ रहे हैं और हमें आपसे मिलना, अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं, आओ आप आइए। तैयारी मतलब पढ़ाई नहीं होती। ये देखो, लेकिन कहते हैं ना, अगर ताकतवर लोगों के दोस्त होते हैं, दुश्मन होते हैं, तो दोस्त भी होते हैं। दोस्त कौन होगा? जिसको वो ताकतवर लॉबी फायदा दे रही होगी। तो ऐसा नहीं था कि कंपनी के पास सिर्फ दुश्मन थे, दोस्त भी थे। किंग जॉर्ज तृतीय, थर्ड, एक से एक पैटर्न था वो कंपनी का, संरक्षक, है ना। पेज नंबर 65, किंग जॉर्ज थर्ड, कंपनी का पैटर्न, संरक्षक, राजा, ब्रिटेन का राजा संरक्षक है कंपनी का। पैटर्न कौन? किंग जॉर्ज थर्ड। यह कंपनी का पैटर्न है, संरक्षक है। अब इन सब की नजर कंपनी की उपलब्धि पे, और इसी में कंपनी ने एक गलती कर दी। क्या हुआ? कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हो गई, वित्तीय संकट का शिकार हो गई। पढ़ाया जब मैंने वॉरेन हेस्टिंग पढ़ाया, तो दुश्मन पे आपकी नजर, और वेट कर रहा है कि तुम कोई गलती करो, और तुमने कर दी, और कंपनी ने कर दी गलती। कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार। 1770s किसका टाइम है? वॉरेन हेस्टिंग का। और कंपनी को 10 लाख पाउंड उधार मांगना पड़ा। किससे? बैंक ऑफ इंग्लैंड से। बैंक ऑफ इंग्लैंड से 10 लाख पाउंड उधार मांगना पड़ा। और जैसे ही तुम किसी से उधार मांगोगे, वो तुरंत अपना हाथ तुम्हारे कॉलर पे रख देगा। तुरंत, जैसे ही तुम उधार मांगोगे, वो अपनी शर्त सामने रख देगा। तुरंत वो अपनी कंडीशन सामने रख देगा, तुरंत। और आप ना नहीं कर सकते। अगर आपने जीवन में कभी उधार मांगा हो, तो आपने इसका एहसास जरूर किया होगा। जैसे आप उधार मांगने पहुंचेंगे, सामने वाले की बात आपको माननी पड़ेगी। और तुरंत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि यार चला नहीं पा रहे हो तुम लोग, हम बताते हैं कैसे चलाना है। और इसका परिणाम क्या रहा? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और यहीं से कंपनी की उपलब्धि में ब्रिटिश गवर्नमेंट की एंट्री। क्या थे इसके प्रमुख तत्व? परसों डिस्कस करेंगे। कल दोस्त एक प्रोग्राम है बहुत शानदार सा,
तो उस प्रोग्राम में जा रहे हैं और कल परसों में पेपर आप लोग को मिल जाएगा। चिंता करने, जितने लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत, बस आप ईमानदारी से 2-3 काम कर लो। ये सीख लो कि कैसे चीजों को एनालाइज किया जाता है। आप इन सब चीजों की चिंता मत करना कि ये जो मुझे बोल रहे हैं तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं भाग जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, इनको बहुत मार मारूंगा मैं, इनकी औकात नहीं कि मेरे सामने आके खड़े हो जाएं, तो इनकी आप चिंता ना करो बिल्कुल। एक ही बार एक कुत्ते ने ये पैर पकड़ लिया था, उससे नचाया, आज तक कुत्ते की फितरत ही है, छत पे खड़ा होगा तो भौंकेगा, बाउंड्री के अंदर है तो भौंकेगा। कुत्ते को अगर तुम देखो बाउंड्री के अंदर ऐसा भौंकेगा, लगा तरी की माँ का, और लगे बस माँ बहन की गाली शुरू करने जा रहा है, छत पे खड़ा होगा भौंकेगा। और सड़क पे अगर बैठा है, देखो कैसे हाथ पैर समेट के ऐसे बैठा रहेगा। और अगर सड़क पे चलते हुए तुम थोड़ा बैकफुट हुए उसकी तरफ देख के, तुरंत वो एक्टिव हो जाओ, समझ गया कि डर गया। कुत्ते की फितरत है, कुछ अनायास भौंकना उसकी फितरत है। एक आदमी मोहल्ले में आया, कूड़ा पीन रहा है, उस पर भौंक रहा है। कमजोर पा जाएगा, लपक के पैर पकड़ लेगा, बच्चा पा जाएगा, काट लेगा। सब कुछ जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, वैसे इनकी प्रॉपर्टी होती है। ब्रीड अलग अलग होती है पर होती है। तो आप जितने लोग आए हो पढ़ने के लिए, आप एकदम पढ़ो। और मैं बता रहा हूं, जिस दिन 5वां टेस्ट पेपर खत्म होगा ना, 5 टेस्ट पेपर जरूर करना। अब तो निरंतर जो टॉपिक में, मान लो मैं पॉलिटी शुरू करूंगा और ये पढ़ने, कोर्स खत्म, कोर्स अगर खत्म करना है तो आपको पहला टेस्ट पेपर में सारी जानकारी उसको मिली है, सारी पूरी एनसीईआरटी रिकॉर्डेड आपको मिलेगी, और शानदार रिकॉर्डेड, मतलब एक कहीं भी फंडामेंटल्स के साथ। ये प्रोग्राम तो कोर्स खत्म करना है, 60-60 हजार की एनसीईआरटी मिल रही, जाकर वहां खत्म कर लो। और ये जो 60 हजार वाली एनसीईआरटी बेच रहे हैं ना, ये उनके स्पैमर्स हैं। ये सोच रहे हैं कि अगर लड़कों ने एनसीईआरटी पढ़ना सीख लिया, हमारे प्रोग्राम का क्या होगा। कोई 25,000 में एनसीईआरटी बेच रहा है, कोई 15,000 में बेच रहा है। अब तुमने यहाँ एनसीईआरटी पढ़ी और तुमको समझ में आ गया कि बॉस एनसीईआरटी में करना क्या है, तो तुम क्यों 60,000 रुपया फूकोगे, क्यों 30,000 रुपया फूकोगे, क्यों 50,000 रुपया फूकोगे, जरूरत ही क्या है। तो वो जिनके जिनके उन्होंने इनको डाला, ये ले, ये ठीक। जय हिंद।